हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मोल। ठीक है, मोल क्या होता है, व्हाट इज़ मोल। और मोल से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे कि मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं, मोल किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं मोल। ठीक है, मोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। मोल क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को हम मोल कहते हैं। कब कहते हैं मोल? ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मोल कहते हैं। कब कहते हैं, उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, जैसे मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, इसमें दो हैं, एक इसका कैप है और एक ही मार्कर है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसमें इतने पार्टिकल होंगे। ठीक है, कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे। उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल। ठीक है, ये मार्कर 1 मोल नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ कितने पार्टिकल हैं? 2। ठीक है, तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है, हमने किया था पहले। पार्टिकल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर। उसी पार्टिकल को फिर हमने बाद में नाम दिया एटम, एलिमेंट्स के लिए, और मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स में भी एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो है वो एग्जैक्ट होगी 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, द नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड अवोगैड्रो। एक साइंटिस्ट था, अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई Na। ठीक है, तो अवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट करते हैं। किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम इसको पहले चेक करते हैं नंबर है कितना बड़ा एक्चुअल में। आप इसे लिख लो पहले। Na इज वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि Na बहुत बड़ा नंबर है? ठीक है, सपोज यू हैव 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़। ठीक है, मान लो आपके पास 1 मोल रुपीज़ है। ठीक है, और 1 मोल रुपीज़। ठीक है, आपके पास 1 मोल रुपीज़ है, और आपको एक सेकेंड में आपको 10 लाख रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, यू हैव टू स्पेंड 10 lakhs। ठीक है, रुपीज़ इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में आप 10 लाख रुपए खर्च करोगे, तो इतना पैसा कितने दिन में, कितने घंटे में, कितने साल में ख़त्म होगा? इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? ठीक है, तो हम टाइम निकालेंगे। हमारे पास कितना पैसा है? 6.02 इंटू 10⁻23। हमें एक सेकेंड में कितना खर्च करना है? 10 लाख।
ठीक है। अगर इसको 10 लाख से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकेंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि कितना होगा, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कर देते हैं 23, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 10 रेज टू दी पावर 6, ये पावर ऊपर आ जाएगी तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है, सेकेंड। इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में से 6 कम कर दो, कितने बचे, 10 की पावर 17 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड अभी भी बहुत ज़्यादा है तो हम इसको ईयर्स में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 17, ईयर्स में चेंज करने के लिए हम 365, एक ही 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, ठीक है। 1 डे में 24 आवर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ईयर्स में। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अप्रॉक्स, ठीक है, ये अप्रॉक्स आएगा 19 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर्स, ठीक है, यानी 19 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 जीरो आ जाएंगे। इतने ईयर्स लगेंगे हमें 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर हम 10 लाख रुपए खर्च करते हैं तब भी कितने ईयर्स लगेंगे, 19 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, ये 19 अरब है, 19 अरब ईयर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये इतना बड़ा नंबर है मूल। नेक्स्ट हम करते हैं मोलर मास। ठीक है, इससे पहले हम एटॉमिक मास कर चुके थे। एटॉमिक मास क्या होता था, मास ऑफ एन एटम। मॉलिक्यूलर मास किया था, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, और दोनों को हम किससे मेजर करते थे, यू का मतलब यूनिफाइड मास। अब है मोलर मास, ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर है, इट इज़ ए मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर 1 मोल सब्सटेंस का अगर जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास, ठीक है। इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, स्मॉल जी से दिखाना है इसको, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम। इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन्स, दिस मीन्स 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। इसी की जगह अगर हम लिख देते कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14U, U का मतलब यूनिफाइड मास, तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। 14U नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, जबकि 14 ग्राम जो है वो कितने एटम का मास है, अवोगाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल यानी एटम का मास है, ठीक है। ऐसे हम मॉलिक्यूल्स के लिए भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी H2O इज 18U, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
ठीक है, इसी की जगह अगर मैं लिख दूं कि मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस मीन्स इट इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैं U लिख देता हूँ तो वो मास किसका होता है, एक एटम का। अगर मैं U लिख देता हूँ तो वो मास हो सकता है 1 मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर मैंने G यूज़ कर लिया, ग्राम यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस क्या है, 1 मोल, ठीक है। इसको मोलर मास का एक और नाम होता है, ठीक है, मोलर मास इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो मोलर मास होगा, और वो मास कितने एटम या मॉलिक्यूल का होगा, अवोगाद्रो नंबर एटम और मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फार्मूले टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फार्मूला हमें याद करना है, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, हेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। स्मॉल m इज गिवन मास। आपको किसी भी सब्सटेंस का 10 ग्राम दिया है, 20 ग्राम दिया है, 1 किलोग्राम दिया है, तो जो भी आपके पास सब्सटेंस का अमाउंट होगा ग्राम में, वो क्या होगा, गिवन मास, ठीक है। कैपिटल M क्या है, कैपिटल M इज मोलर मास, ठीक है। ये जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा उसी को ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। तो M इज मोलर मास। ऐसे ही सेकेंड फार्मूला भी हम लिख सकते हैं इसका। सेकेंड फार्मूला है n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na, ठीक है। n तो सेम है, हेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आपको कितने पार्टिकल दिए उसके नंबर को हम कैपिटल N बोलेंगे, और Na इज अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, Na हमेशा आपको याद रखना है, ये इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स में भी एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उसकी जगह पर सिंपल पार्टिकल लिख देते हैं। तो ये दो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं किसी भी सब्सटेंस के। अगर गिवन मास दे रखा हो तो स्मॉल m यूज़ करना है अपॉन कैपिटल M, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हो तो कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जैसे हम सॉल्व करते हैं।
हमारे पास 52 ग्राम हीलियम है, इसमें हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 52 ग्राम हीलियम हमें दिया हुआ है, तो गिवन मास यानी स्मॉल m हो गया हमारे पास 52 ग्राम। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास हमें याद होना चाहिए, हीलियम का होता है 4U, लेकिन हम U यूज़ नहीं करेंगे, अब हम क्या यूज़ करेंगे, ग्राम। ठीक है, तो मोलर मास क्या है, 4 ग्राम। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आप फार्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है आपके पास 52। ठीक है, और मोलर मास कितना है आपके पास 4। इसको डिवाइड करोगे, काट दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 13, और हम लिखेंगे मोल। ठीक है, तो मोल के लिए MOL यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं मोल। ठीक है, दूसरा केस है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, यानी पार्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या लिखते थे, n दिया हुआ है आपको कैपिटल 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, अवोगाद्रो नंबर हमें पता होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। फिर से हम नया फार्मूला यूज़ करते हैं, दूसरा वाला, n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, और अवोगाद्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 10 टू द पावर 23 से 23 कट गया 10 टू द पावर। ठीक है, ये 2 पे कट जाएगा, 6 2 जा 12, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, तो आपको गिवन मास से मोल निकालने आने चाहिए, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से भी मोल निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल्स की आपको NCERT में दे रखे हैं क्वेश्चंस, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फार्मूले दो ही हैं, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस लॉ में क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं और उस रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना भी मास हम यूज़ करते हैं रिएक्टेंट में, उतना ही मास प्रोडक्ट में भी बचता है। ठीक है, जैसे हम सिंपल किसी पेपर को जलाते हैं, ठीक है, तो पेपर कार्बन होता है, ऑक्सीजन की परसेंस में जलता है, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जितना भी मास कार्बन का होगा प्लस ऑक्सीजन का होगा, वो टोटल मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम ही होगा, यानी ना तो कार्बन डिस्ट्रॉय हुआ ना ही ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हुई, टोटल उसका मास जो है किस में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद, ठीक है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा सेम होता है। मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to law of conservation of mass, mass neither be created nor destroyed। ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है हमने पढ़ा था, ये होता है 12U। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है, एक का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32U। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44U।
ठीक है, इसको हम ग्राम में भी ले सकते हैं, अगर ग्राम में लेंगे तो अभी पढ़ा था, ग्राम में लेंगे तो कार्बन की 1 मोल का मास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कार्बन का 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 32, यूनिफाइड मास, टोटल मास का कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या आएगा 44U इक्वल टू 44U। ठीक है, यानी रिएक्शन से पहले भी 44U था दोनों का मिला के, और रिएक्शन के बाद भी 44U है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, और कंपाउंड एलिमेंट्स आर present in definite proportion by mass। whatever, इधर लिखते हैं नीचे, whatever be the source or method to prepare it। ठीक है, कोई भी कंपाउंड होता है तो उस कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन या रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चाहे उस सब्सटेंस को आप किसी भी मेथड से बनाओ या किसी भी सोर्स से लाओ। जैसे एग्जांपल लेते हैं वाटर, ठीक है, H2O। ठीक है, वाटर जो है रिवर से भी आ सकता है, वाटर जो है रेन से भी आ सकता है, ये सोर्स है। वाटर को हम लैब में भी बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन सभी में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का क्या होगा 2, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 वेट, U या यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो वाटर का रेशियो क्या होगा 1:8 बाई मास, whatever will the source of, whatever be the source of water, whether is river water या रेन वाटर, या आपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया और किसी भी मेथड से वाटर को बनाओगे या लाओगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या मिलेगा 1:8। ठीक है, ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन और रेशियो ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12U, रेशियो ऑक्सीजन एक का 16 होता है तो 2 मॉलिक्यूल है तो कितना हो गया इसका 32U। ठीक है, तो इसको काट दो, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 3:8। ठीक है, बाई मास। तो वाट एवर बी द सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हम रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स क्या हो सकते हैं, रेस्पिरेशन में एक्सेल करते हैं। ठीक है, बर्निंग में इवॉल्व होती है। ठीक है, और कोई भी सोर्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन रेशियो हमेशा क्या होगा 3:8। ठीक है, ऐसे हम अमोनिया का ले सकते हैं NH3। ठीक है, नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना है, मैं 3 नहीं लिख रहा यहाँ पर, नाइट्रोजन का कितना है 14, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3,
ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया 14:3 बाई मास। ठीक है, तो कोई भी सोर्स हो कंपाउंड्स का, एलिमेंट्स या एटम का जो रेशियो होता है बाई मास वो हमेशा सेम होता है। क्या है 1:8 वाटर में, 3:8 कार्बन डाइऑक्साइड में, 14:3 अमोनिया में। नेक्स्ट हम करते हैं डाल्टन्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट दिया एटम के बारे में। उसका सबसे पहला पोस्टुलेट था कि मैटर, ठीक है, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसने बताया कि जितना भी मैटर है वो सभी मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का, और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, सेकेंड उसने बताया कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब जो है ये पोस्टुलेट गलत हो चुका है क्योंकि हमने एटम को भी डिवाइड कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, थर्ड उसने बताया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन मास। ठीक है, साइज एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ही एलिमेंट के सभी एटम सेम होंगे, उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट था, इसका जस्ट रिवर्स कर दो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। अगर हम अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, जैसे कॉपर ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो सब उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, मास अलग होगा, उनका साइज अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। ठीक है, फिफ्थ है कि एटम्स इन अ कंपाउंड combined in simple whole numbers। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जब एलिमेंट्स या एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, वो सिंपल होल नंबर में होते हैं। जैसे H2O, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। CO2, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। C6H12O6, ठीक है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये क्या, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स का मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं और ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि H1 हो जाए और O 0.5, ठीक है, या H1 हो जाए और O हाफ हो जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, डेसिमल में नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। ठीक है, सिक्स्थ, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड आर फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे वाटर में हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 1 होगा, कार्बन 1 होगा और ऑक्सीजन 3 होंगे। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं
ठीक है, उनका जो रिलेटिव नंबर होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है।